जय हिंद एवरीवन। स्मार्ट डिजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्ली वैदिक एज के बारे में। तो जो जो इस चैनल पे नया है वो सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अर्ली वैदिक एज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वैदिक एज के बारे में, वेदों के भागों के बारे में, और जो आर्यंस थे उन लोग कहाँ से आए थे उसके बारे में, जो जो थ्योरीज थे उन थ्योरीज के बारे में हमने पढ़ा था। 5 थ्योरीज निकल के आए थे और उन 5 थ्योरीज के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे जो वैदिक एज का जो दो हिस्सा हुआ करता था, जो अर्ली वैदिक एज और एक था लेटरल वैदिक एज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्ली वैदिक एज के बारे में। तो जो वैदिक एज है उसका जो पीरियड रहा है 1500 बीसी में वैदिक एज का शुरुआती दौर था, और 1500 बीसी से 500 बीसी तक पूरा का पूरा वैदिक एज जो इतिहास है वो पूरा वैदिक एज का इतिहास रहा है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं अर्ली वैदिक एज। जो अर्ली वैदिक एज का जो समय है वो था 1500 बीसी से 1000 बीसी। जो अर्ली वैदिक पीरियड का जो समय है उस समय था 1500 बीसी से 1000 बीसी। तो आज हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक एज। तो हम सबको पता है कि अर्ली वैदिक एज को एक और नाम से जाना जाता है, उसका वो नाम है ऋग वैदिक पीरियड। एक्चुअली ऋग वेद को उस समय माना जाता था, इसलिए इस समय अर्ली वैदिक एज को ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। अब चलते हैं लोकेशन के बारे में कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो सिविलाइजेशन था वो कहाँ पर बसे थे, मतलब कहाँ पे उन लोगों का लोकेशन था। तो अर्ली वैदिक एज का जो लोकेशन था वो था ईस्टर्न अफगानिस्तान, उसके बाद पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये जो हिस्सा था, ये जो इसी हिस्से में अर्ली वैदिक जो सोसाइटी का लोग थे, अर्ली वैदिक पीपल्स थे, वो लोग वहाँ पर आके बसे थे। कहाँ से बसे थे? सेंट्रल एशिया से या फिर यूरोप से, जहाँ से भी टूरिस्ट निकल के आए उसी जगह से आके ये लोग जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे वो लोग आके ईस्टर्न अफगानिस्तान में बस गए, पंजाब में आके बच गए, और ईस्टर्न अफगानिस्तान में आके वो लोग बच गए। तो ये तो था वो लोगों का लोकेशंस के बारे में। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं अर्ली वैदिक एज के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, इनकी कैसे सोसाइटी थी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अर्ली वैदिक एज के पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्ली वैदिक एज के पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। जो पॉलिटिकल लाइफ है ऋग्वेदिक आर्यंस के, उसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। तो जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो एक्चुअली एक ट्राइब से बिलोंग करते थे। जो ऋग्वेदिक पीपल सिविलाइजेशन के लोग थे उनको एक्चुअली लोग ट्राइब्स थे, और वो लोग एक्चुअली सेमी नोमैडिक ट्राइब से बिलोंग करते थे। जो ट्राइबल सोसाइटी से अर्ली वैदिक लोग के जो पीपल्स थे वो लोग एक्चुअली वहां से बिलोंग करते थे। और उनके जो ट्राइब थे उन ट्राइब को नाम था जना। उस ट्राइब को कहते हैं जना। और जो उस जना का जो सरदार था, मतलब चीफ था, उस चीफ को क्या कहते हैं? गोपति या फिर राजन या फिर गोपा, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ काउस के नाम से जाना जाता था। और उनकी जो चीफ क्वीन थी उसको क्या किस नाम से जानते थे? उसको माहिसी के नाम से जाना जाता था। उसको माहिसी बोलते थे। जो ऋग्वेदिक सोसाइटी के क्या था? एक सेमी नोमैडिक ट्राइबल सोसाइटी था। उस ट्राइब का नाम क्या था? जना। उस ट्राइब का नाम था जना। और उसकी सिख को क्या कहते हैं? कहते थे राजन, गोपति या फिर गोपा के नाम से जाना जाता था। और उसकी सिख क्वीन जो थे उसको किस नाम से जाना जाता था? क्वीन को क्या कहे? उसको जाना जाता था माहिशी के नाम से। और जो वो राजन था वो एक्चुअली एक ही फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। वो जो क्लैन से सबसे ज्यादा काबिल बंदा था उसी को ऐसे राजन सिलेक्ट किया जाता था, और वो सिलेक्ट किया जाता था। और उसको उसका जो पद था वो एक्चुअली फैमिली बेसिस नहीं था। मतलब उसका जो राजन था उसका बेटा फिर से राजन बन गया और उसका बेटा फिर से राजन बन गया, ऐसा नहीं था। जो एक राजन का समय खत्म होने के बाद दूसरा राजन सिलेक्ट किया जाता था एज ए जो सबसे काबिल बंदा था उस क्लेन का। तो ये जो राजन का पद था वो एक्चुअली हेरिडिटरी पद नहीं था। एक्चुअल फैमिली बेसिस का जो, मतलब एक राजा वाला एक सेन फैमिली सेन से एक राजा का जो एक
पद रहता है वो ऐसा नहीं था, वो एक्चुअली जो काबिल बंदा था उसी को सिलेक्ट किया जाता था एज ए राजन या फिर चीफ। ये था पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस, मतलब ऐसा। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम पढ़ने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि ऋग्वेदिक आर्यंस का जो समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब का हुआ करता था, कैसा था उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी जो था वो कॉन्सिस्ट करता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसमें सारे टाइप का बंदे मतलब लोग रहते थे, और उसी से जो उन लोगों का जो पूरा का पूरा क्लैन था, वो जो क्लैन था वो परिसर मेंटेन होता था। तो और वो चार लोग कौन कौन थे, तो वो थे पहला था पुरोहित, पहला था पुरोहित, और दूसरा था सेनानी, सेनानी मतलब चीफ ऑफ आर्मी। तीसरा था प्रजापति जो मतलब कंट्रोल द टेरिटरी, जो टेरिटरीज को कंट्रोल किया करता था। और चौथा था ग्रामीणी मतलब लीडर ऑफ द विलेज एंड फाइटिंग यूनिट, जो लीडर ग्रामीणी जो लीडर हुआ करता था विलेजों का, और उनको फाइटिंग यूनिट्स का, अगर कोई जंग हुआ तो उस जंग का फाइटिंग यूनिट्स का वो सरदार हुआ करते थे, वो था ग्रामीणी। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सार लोगों से बनाया गया था, और उन लोगों में से था ग्रामीणी, और पहला था पुरोहित, सेनानी, ब्रजपति और ग्रामीणी। फिर उसके बाद आया कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी ऑफिसर्स कंसर्न विद द कलेक्शंस ऑफ टैक्सेस। मतलब क्या है कि जो ऋग्वेदिक समय का जो सोसाइटी का जो समय था, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई टैक्स कलेक्शंस का रीति रिवाज नहीं था। मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे कि टैक्स कलेक्ट हो, या फिर कोई ऐसा ऑफिसर्स भी अपॉइंट नहीं किया गया था कि कलेक्शंस वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करें। मतलब ऋग्वेदिक पीरियड के समय में कोई भी रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, मतलब टैक्स कलेक्शन का सिस्टम कोई भी नहीं था। सिर्फ उसमें एक बाली नाम का एक रेवेन्यू का जो बाली नाम का एक रेवेन्यू सिस्टम्स का नाम आता है, जो एक्चुअली में रेवेन्यू नहीं था, वो एक्चुअली टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था। वो एक्चुअली था कुछ वॉलंटरी ऑफरिंग्स, मतलब कुछ डोनेशन, कोई अपने इच्छा से डोनेशन कर सकता था, उसको वो एक्सेप्टेबल था। लेकिन कोई डायरेक्टली सिस्टम नहीं था कि वो लोग टैक्स कलेक्ट करें ऐसा। तो उस जो वॉलंटरी रिसिट ऑफरिंग्स था उसको क्या बोलते थे, बाली। मतलब जो एक्चुअली जो लोग अपने इच्छा से देते थे उसको बाली क्या क्या उस टैक्स सिस्टम, उस रेवेन्यू सिस्टम को बाली क्या कहते हैं, बाली कहते थे। तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन जो जिसमें कि टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये था टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें कोई टैक्स कलेक्शन का कोई सिस्टम ऐसा था नहीं, और कुछ टैक्सेस आता भी था तो वो एक्चुअली वॉलंटरी कलेक्शंस था, या फिर कुछ डोनेशन था जिसको बाली के नाम से जाना जाता था। अब आते हैं असेंबलीज। अब पढ़ते हैं असेंबलीज। तो ऋग्वेदिक कल्चर का जो असेंबलीज था वो चार हिस्सों में बता हुआ था, मतलब सारे टाइप के असेंबलीज ऋग्वेदिक समय में हुआ करता था। तो सबसे पहला जो था वो था सभा, उसके बाद आता था समिति, फिर उसके बाद था विधाता और गणा। जो सभा था एक्चुअली जो सभा था वो एक्चुअली स्मॉलर बॉडीज था, सभा जो था वो एक्चुअली स्मॉलर बॉडीज था। जो समिति था वो बोर्ड बेस्ड फ्लॉक असेंबली था, वो एक्चुअली बोर्ड बेस्ड फ्लॉक असेंबली था, जिसमें जो प्रेसाइड करता था वो एक्चुअली राजन खुद उसमें प्रेसाइड करता था समिति में। जो फिर इसके बाद ट्राइबल असेंबलीज, जो विधाता था वो एक्चुअली ट्राइबल असेंबलीज था विद डाइवर्स फंक्शंस, और वो ट्राइबल असेंबलीज था जो डाइवर्स फंक्शंस के साथ ऑपरेट करता था, उस वो था विधाता। फिर जो असेंबली था उस असेंबली को बोला गया था गणा, जो असेंबली को था उसको गणा के नाम से जाना जाता था। और ऋग्वेदिक समय में जो वोमेन्स थे, मतलब जो औरतें थे, वो एक्चुअली सभा और समिति में अटेंड किया हुआ करते थे, मतलब उन लोगों को परमिशन था कि वो सभा और समिति में जाके हिस्सा ले। और
जो किंग था, मतलब जो राजन था, वो एक्चुअल कोई स्टैंडिंग आर्मी अपने साथ रखता नहीं था। लेकिन अगर कोई जंग हुआ तो जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, उस उन लोगों का जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो इसका नाम था ब्रता, सरधा और गना। जो ये जो गना और या फिर सरधा और सरधा, जो गना और या फिर ब्रता, ये लोग डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ करके आगे वो लोग एक मिलिट्री फॉर्म करते थे, और उसी में जो राजन थे वो एक्चुअली प्रतिनिधित्व करते थे उस जंग का। अगर जंग हुआ तो ऐसे कोई स्टैंडिंग आर्मी उन लोगों के साथ नहीं था ऋग्वेदिक समय में राजा के साथ। और कुछ ऐसे चीज़ों का भी वर्णन है वेदों में कि जैसे बर्मा, जो वेपन्स थे, बर्मा कोच ऑफ मेल और सिप्रा और सिरोना, तो मतलब हेलमेट्स या फिर कॉम्बैट इक्विपमेंट, ऐसे सोर्ड्स, एरोस, बोस, इन सब का इस्तेमाल था जो था, ऐसे वो लोग क्या करते थे जंग के मैदान में। और ये लोग ऋग्वेद में ये सब ऋग्वेद में भी उल्लेख है। अब बैटल्स के बारे में जानते हैं हम लोग। बैटल्स कैसे, मतलब जो जंग हुआ करते थे वो कैसा जंग था, मतलब बैटल जो था कैसा जंग था। जो आर्यंस एक्चुअली दो टाइप के जंग में हिस्सा लिया करते थे, मतलब दो टाइप, उस समय दो टाइप के जंग हुआ करते थे। एक था खुद जो प्री आर्यंस थे उन लोगों के साथ, मतलब जो प्री आर्यंस, जिसको दशा या फिर दायूस के नाम से भी जाना जाता था, उन लोगों के साथ उन लोगों को जंग हुआ करता था। या फिर वो लोग अपने ही बीच में, अपने ही ट्राइब्स के बीच में कुछ ऐसे जंग किया करते थे। तो ये था जंग, जो वो लोग अपने बीच में जंग किया करते थे, या फिर जो प्री आर्यंस थे उन लोगों के साथ जंग में शामिल होते थे, क्या करते थे। और जिसमें अ, ऐसे कुछ दो बैटल्स, मतलब दो जंग के बारे में हमें मेंशन किया गया है, जिसमें एक था जो किंग भारत किंग दिवोसा जो और दशहरुला संबरा का बीच में हुआ था, जिसमें भारत किंग दिवोसा दिवोदशा दिवोदशा का जय हुआ था, मतलब दिवोदशा इस जंग को जीत गए थे। और ये जो भारत किंग दिवोदशा था वो एक्चुअली आर्यंस में से बिलोंग करते थे। और जो दशहरुलर और संबरा था वो एक्चुअली प्री आर्यंस में से बिलोंग करते थे। और एक जो 10 किंग का जो द बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से भी एक जाना जाता था, तो दशरथ जन जो 10 प्री आर्यंस के ही, एक्चुअली जो आर्यंस के ही 10 राजाओं के बीच में एक जंग हुआ था, और उसी जंग को बैटल ऑफ 10 किंग्स मतलब दशरथ जन भी कहा जाता था। अब आते हैं सोशल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस। जो ऋग्वेदिक आर्यंस के हम सोशल लाइफ के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि कैसा था ऋग्वेदिक आर्यंस के सोशल लाइफ। द सोसाइटी वाज सिंपल एंड लार्जली एग्रीरियन, मतलब जो सोसाइटी था वो एक्चुअली सिंपल था और लार्जली, मतलब बहुत ही हिस्सों में पता हुआ था वो लोग। वेयर इन देयर सोसाइटी इज मोबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट सोशल हियरिडिटी, और जहाँ पे स्ट्रिक्ट सोशल हियरिडिटी का एब्सेंस था, वो मिलता नहीं था। द सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड इंटू कैस्ट लाइन्स, फॉर ऑक्यूपेशन वॉज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ। जो सोसाइटी था पीरियडिक आर्यंस के, वो एक्चुअली कैस्ट सिस्टम में बता हुआ नहीं था। उस समय कैस्ट सिस्टम था ही नहीं, तो कैस्ट सिस्टम बता होने का कोई सवाल ही पैदा ही नहीं होता। और जो ऑक्यूपेशन था एक्चुअली वो बाय बर्थ नहीं था, कोई भी लोग कुछ भी काम कर सकता था उस समय। जो बाय बर्थ उन लोगों का काम बता हुआ नहीं था, जैसे लेटरल वैदिक पीरियड में हुआ करता था, जो हम बाद में पढ़ेंगे। और जो वोमेन्स थे वो एक्चुअली इक्वल राइट्स एंजॉय करते थे, मतलब वोमेन्स को भी मेंस के बराबर राइट्स दिया जाता था। और वो लोग एक्चुअली ट्राइबल असेंबलीज, जाति सभा और समिति में भी वो लोग हिस्सा लिया करते थे। फिर उसके बाद जो वोमेन्स थे वो लोग एजुकेशन भी रिसीव किया करते थे, मतलब उन लोगों को शिक्षा का भी अधिकार था, मतलब वो लोग शिक्षा भी ग्रहण करते थे। और जो चाइल्ड मैरिज था, वो सती सिस्टम वो लोग पूरी तरह से उनका विरोध किया करते थे। वो सिस्टम था ही नहीं उस समय। जो ऋग्वेदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज और सती सिस्टम, सतीदा प्रथा था ही नहीं पूरी तरह से। वो अब मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस ही था नहीं। और जो विडो मैरिज, मतलब विधवा विवाह का भी प्रिविलेजेस था उस समय। तो ये था सोशल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस के बारे में। अब ऋग्वेदिक इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। ऋग्वेदिक इकोनॉमी मतलब उस समय इकोनॉमी कैसा था, कैसे देश चलता था उन लोगों का।
तो मेन जो ऑक्यूपेशंस था एक्चुअली ऋग्वेदिक आर्यंस का, जो इकोनॉमिकली जो मेन बैकबोन था वो था एग्रीकल्चर। जो मेन बैकबोन जो था ऋग्वेदिक आर्यंस का वो था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से वो लोगों का पूरा देश चला करता था, क्योंकि वो लोग एक्चुअली ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर ही फोकस क्या करते थे। और जो बर्ली था वो वाज द मेन ओनली ग्रेन, और ग्रेन ग्रोन, मतलब जो बार्ली था वो एक वही सिर्फ उगाया जाता था एग्रीकल्चर के जरिए, बाकी कुछ भी खेती नहीं किया जाता था, सिर्फ बार्ली के ही खेती किया जाता था ऋग्वेदिक आर्यंस के समय में। और एक गोल्ड कॉइन पाया जाता था जिसका नाम था निक्शा, जो यूनिट ऑफ करेंसी था बड़े बड़े एक्सचेंजेस के लिए, जो बड़े ट्रांजेक्शन, जब लार्ज एक्सचेंज के लिए जो जब कोई भी ज़रूरत होता था तो उस समय निक्शा नाम का एक गोल्ड कॉइन था, उसका इस्तेमाल किया था। और बाकी जो ट्रांजेक्शन थे सोते मोते, उसमें सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन का सिस्टम था, वो था गाँव, मतलब गाय। गाँव का जो गाय को ट्रांजेक्शन्स का या फिर एक्शंस का जरिया माना जाता था, सिर्फ वो था गाय, मतलब काउ। और गाय का उस समय एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ एक्शंस का माना जाता था गाय को। ट्रेड वाज कंडक्टेड ऑन द बटर सिस्टम एंड द काउ वाज द इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ वैल्यू। जो मतलब जो गाय था वो जो सोते मोटे ट्रेड था, जो मैक्सिमम ट्रेड था वो बटर सिस्टम से चला करता था। मतलब बटर सिस्टम मतलब गाय का एक्सचेंज, मतलब आप मुझे ऐसे तो मैं आपको एक गाय देता हूँ, मतलब वैसा सिस्टम। जो उसमें पैसा नहीं था तो पैसे के बदले गाय दिया जाता था। और बड़े लार्ज ट्रांजेक्शन के लिए गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका नाम था निक्शा। और जो किंगडम था वो मैंने पहले ही मेंशन किया था कि जो किंगडम था एक्चुअली वो उसमें टैक्स सिस्टम का कोई था ही नहीं, रेवेन्यू कलेक्शन या फिर टैक्स कलेक्शन का कोई सिस्टम था ही नहीं। सिर्फ वॉलंटियरी कलेक्शंस, मतलब वॉलंटियरी ऑफरिंग्स या फिर वॉलंटरी कलेक्शंस, जिसका नाम था बाली। अब चलते हैं हम तीसरा पॉइंट, द कैटल वाज द शिप मेजर ऑफ वेल्थ। मतलब जो कैटल एक्चुअली शिप मेजर माना जाता था अमीर होने के लिए। मतलब जो जिसके पास जितना कैटल होता था, जिसके पास जितना पशु या फिर जिसके पास जितना गाय होता था, वही उतना अमीर इंसान माना जाता था उस समय का। और लेकिन उस समय एक प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर या फिर किसी के पास भी अपना खुद का लैंड नहीं था। मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी से देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द लैंड ओनरशिप। मतलब कुछ भी ऐसा लैंड ओनरशिप के ऊपर किसी के भी पास लैंड ओनरशिप नहीं था, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था। मतलब जो अमीर इंसान उसी को माना जाता था जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कैटल हो, उन्हीं को ज़्यादा अमीर माना जाता था। और जो आयरन है वो आयरन का इस्तेमाल ऋग्वेदिक पीरियड में हुआ नहीं करता था, क्योंकि जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो उसका इस्तेमाल करना नहीं जानता था, क्योंकि कोई भी ऐसा एविडेंस मिला नहीं है कि उन लोगों को ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन के पीपल को आयरन का कोई भी नॉलेज हो। वो लोग एक तरह से मतलब जो ब्रॉन्ज या फिर कॉपर का बना हुआ एक मेटल यूज करते थे, जिसका नाम था आयस, जिसको आयस कहा जाता था। मतलब एक तरह का वो लोग एक मेटल यूज करते थे जिसका नाम था आयस। वो ब्रॉन्ज का भी हो सकता था या फिर कॉपर का भी हो सकता है, उसका कोई उल्लेख नहीं कि किसका है, लेकिन वो लोग आयस को इस्तेमाल करते थे। और आयरन का उन लोगों कोई भी नॉलेज नहीं था ऋग्वेदिक आर्यंस को। अब चलते हैं ऋग्वेदिक पीरियड रिलीजन्स। जो ऋग्वेदिक पीरियड का लोगों का रिलीजन क्या था, मतलब कौन सा उन लोगों का धर्म था, कौन सा भगवान को वो लोग मानते थे, कैसे पूजा करते थे, तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। जो देखिए ऋग्वेदिक आर्यन जो थे एक्चुअली वो लोग ज़्यादातर नेचुरल फोर्सेस के ऊपर ज़्यादातर विश्वास रखते थे। वो लोग ज़्यादातर नेचुरल फोर्सेस को ही वर्शिप करते थे। उस समय कोई भी मंदिर या फिर मूर्ति पूजा का कोई भी कॉन्सेप्ट था नहीं। ऐसा कोई एविडेंस अभी तक मिला नहीं है कि वो लोग मूर्ति पूजा करते थे या फिर जाके मंदिरों में पूजा करते थे, क्योंकि उस समय कोई भी मंदिर या फिर मूर्ति पूजा हुआ नहीं करता था। वो लोग जो वर्शिप करते थे बाय यजनास के थ्रू, वो लोग ओपन एयर में, मतलब जो खुले में करते थे वो लोग, यजनास मतलब यज्ञ के द्वारा वो लोग पूजा पाठ करते थे। और वो लोग ज़्यादातर नेचुरल फोर्सेस को ही ज़्यादातर वो लोग वर्शिप करते थे, जैसे कि बारिश हो गया, आग हो गया, और
पानी हो गया, पृथ्वी हो गया, पेड़ हो गया, ऐसे नेचुरल जो जो फोर्सेस था उसी फोर्सेस को वो लोग वर्शिप किया करते थे। और वो लोग ओपन एयर में ज़्यादातर वर्शिप किया करते थे थ्रू या जनस मतलब यज्ञ के द्वारा। और वो आप और उन लोगों के पास कोई भी टेम्पल या फिर टेम्पल वर्शिप या फिर कोई भी मूर्ति वर्शिप ऋग्वेदिक पीपल्स के पास नहीं था, वो सिस्टम नहीं था। और जो रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस था वो भी उन लोगों के पास ज़्यादा मान्यता नहीं थे। वो लोग रिलीजियस प्रैक्टिस में इसको ज़्यादातर मानते नहीं थे कि रिलीजियस प्रैक्टिस में वो ऋग्वेदिक आर्यन ज़्यादातर सेक्रीफाइसेस को ज़्यादातर वो लोग मान्यता नहीं देते थे। तो ये था उन लोगों का रिलीजियस बिलीफ, जो वो लोग नेचुरल फोर्सेस के ऊपर ही ज़्यादातर फोकस किया करते थे, मतलब नेचुरल फोर्सेस को वो लोग ज़्यादातर वर्शिप किया करते थे। तो अब चलते हैं भगवानों के ऊपर, कौन कौन से भगवानों को वो लोग मानते थे। जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो लोग ज़्यादातर मानते थे नेचुरल फोर्सेस रिलेटेड भगवानों को, जिसके पास नेचुरल फोर्सेस रिलेटेड ताकतें होती थी, जो उन्हीं भगवानों को वो लोग ज़्यादा मानते थे। और सबसे ज़्यादा वो लोग माना करते थे इंद्र को। और इंद्रदेव मतलब इंद्रदेव उन लोगों का सबसे प्रमुख भगवान था, ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ ऋग्वेदिक पीपल और द ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ आर्यंस भी कहा जाता है, क्योंकि इंद्रदेव को वो लोग ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया करते थे उस समय। क्योंकि देखिए ऋग्वेदिक आर्यन जो था ज़्यादातर उन लोगों का इकोनॉमी डिपेंड करता था एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चर के लिए चाहिए था बारिश पानी। तो उसी हिसाब से ये लोग इंद्रदेव को सबसे ज़्यादा माना करते थे अपने गॉडों में, मतलब भगवानों में से सबसे ज़्यादा ऊंचा दर्जा देते थे इंद्रदेव को, और ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ आर्यंस का दर्जा दिया गया है इंद्रदेव को। और इंद्रदेव को और भी 3 नामों से जाना जाता था। वो नाम था पुरंदरा मतलब ब्रेकर ऑफ फोर्स और मगधवन और एक था वृत्ताहन। और इंद्रदेव को ज्यादातर जाना जाता है रेन गॉड मतलब बारिश का भगवान। और ऋग्वेद में 250 हाइम्स एट्रीब्यूटेड किया गया है इंद्रदेव को। अब जो है दूसरे नंबर पे कौन सा गॉड को माना करते थे। अब दूसरा जो गॉड था वो था अग्निदेव मतलब गॉड ऑफ फायर। ज्यादातर वो लोग दूसरे नंबर पे जो जिस गॉड को वो लोग भगवान को वो लोग दर्जा देते थे वो थे अग्निदेव। और अग्निदेव को इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड्स एंड पीपल भी कहा जाता है, मतलब जो अग्निदेव उसको इंसान और भगवान के बीच में जो मध्यस्थताकारी ऐसा भगवान भी माना जाता था। और अग्निदेव को सन ऑफ आर्ट एंड हेवन भी कहा जाता था, वो ऋग्वेद में उल्लेख है ऐसे आर्ट एंड हेवन। और अग्निदेव के ऊपर 200 हाइम्स एट्रीब्यूटेड किया गया है ऋग्वेद पर। अब तीसरे नंबर का जो गॉड हो गया वो था वरुण देव, मतलब पानी का जो देवता है उसी को तीसरे नंबर पर रखा गया है वरुण देव को। और वरुण देव को द गॉड ऑफ पर्सनली फिल्ड वाटर के नाम से भी जाना जाता है। और एथिटिकली हाईएस्ट ऑफ ऑल ऋग्वेदिक गॉड्स, मतलब एथिटिकली वरुण देव को सबसे ऊंचा मतलब हाईएस्ट ऑफ ऑल गॉड्स भी ऋग्वेदिक गॉड्स भी माना जाता था वरुण देव को। उसके बाद हो गया सोमदेव मतलब सोमदेव को माना जाता था। उसके बाद यमा मतलब यमराज, रुद्रा मतलब शिवा, ऐसे ही और भी गॉड्स थे जैसे पुषान गॉड मतलब पुषान मतलब गॉड ऑफ जंगल, इसको भी माना करते थे। सूर्यदेव, वायुदेव, पृथ्वीदेव मतलब 8 गॉड्सेस। और आदिति गॉड्स मतलब आदिति जिसको माना जाता था मदर ऑफ ऑल गॉड्स, इसको बोला जाता था आदिति। फिर आ गया मरुतास, उषा, अश्विनिस और स्निवली, इन सारे गॉडों को माना जाता था। उसके बाद हो गया सावित्री मतलब जिसके जो सावित्री और विष्णुदेव मतलब विष्णु भगवान। एक्चुअली ऋग्वेदिक समय में ब्रह्मादेव, विष्णु और शिव भगवान को ज़्यादा मान्यता दी नहीं जाती थी। एक्चुअली ऋग्वेदिक पीरियड के जो पीपल्स थे वो लोग ज़्यादातर नेचुरल फोर्सेस के ऊपर ही ज़्यादातर विश्वास रखते थे, और उन लोगों को ही ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया करता था। जो देवता मतलब जो भगवान उन लोगों के हिसाब से ज़्यादातर उन लोगों का नेचुरल फोर्सेस पावर था, उन लोगों को ही ज़्यादा वो लोग वर्शिप किया करते थे। जैसे इंद्रदेव हो गया, वायुदेव, वरुण देव हो गया, अग्निदेव हो गया। लेकिन जो विष्णु भगवान हो गया, शिव भगवान या फिर ब्रह्मदेव, उनको ज़्यादा वो लोग माइनर गॉड के हिसाब से माना करते थे ऋग्वेदिक पीरियड में। लेकिन जो बाद में लेटरल वैदिक पीरियड में विष्णु भगवान,
विष्णु भगवान, शिव भगवान और ब्रह्मा देव को ज़्यादा ऊँचा दर्जा दिया गया, और बाकी जो अग्नि, इंद्र, अग्नि और वरुण देव, उन लोगों को नीचे, उन लोगों का जो बिलीफ था वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके नीचे आने लगा। तो उसके बाद वो लोग कुछ डेमिगॉड्स को भी माना करते थे, जैसे गंधर्वस हो गया, डिवाइन म्यूजिशियंस, अप्सरास, विश्वदेवस और आर्यमंस, इन सबको वो लोग ज़्यादातर मान्यता देते थे, मतलब इन भगवानों को ज़्यादातर वो लोग मानते थे। तो यही था ऋग्वेदिक पीरियड का सोशल इकोनॉमिक्स। तो यही था ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में हमने बेसिक कुछ पॉइंट्स, जिसमें हमने पढ़ा आज उस लोगों के इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा था, उन सब के बारे में आज हमने इस वीडियो में पढ़ा। तो इसके बाद जो नया वीडियो आएगा, मतलब जो दूसरा वीडियो आएगा थर्ड पार्ट में, इस वैदिक पीरियड का थर्ड पार्ट में हम लोग लेटरल वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हिंदू धर्म का जो बुनियादी दौर, मतलब डेवलपमेंट कैसा शुरू हुआ, उसके बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। जय हिंद, जय भारत।